कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सत्ता से डरते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई खबर पहुंच जाएगी सत्ता के पास कि सूरज सिंह का काम कर दी है, या उनके साथ में कहीं फ़ोटो किसी, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे चाहने वाले हमारे भी हैं। काम ऐसा होगा जहाँ विपक्ष की भी ज़रूरत होगी, माननीय विधायक जी को या प्रशासनिक अधिकारियों को, अगर हम लोग को सम्मानपूर्वक कहीं अगर बुलाया जाएगा तो मैं जाना उचित समझूंगा। भगत राम मिश्रा जी हम लोग के आदरणीय हैं, और जब चुनाव हो रहा था उस बीच में उन्होंने कभी मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं उनके साथ में खड़ा हो सकूं। लोगों को जनता के बीच रहना चाहिए, ये कमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। इस मामले में समाजवादी पार्टी सदैव ऊपर रहेगी कि जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों को उठाने का काम कौन करता है, समाजवादी पार्टी सदैव नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। हमारे इस नए स्टूडियो में आज एक मेहमान है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और गोंडा सदर विधानसभा से पूर्व विधानसभा कैंडिडेट सूरज सिंह जी। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट। बहुत धन्यवाद। एक नई शुरुआत गोंडा पोस्ट ने की है। हम एक नया स्टूडियो लेकर आए हैं, देवीपाटन मंडल का प्रथम स्टूडियो, अपने लेवल का, अपने स्केल का, अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही एक माइलस्टोन गोंडा पोस्ट का 1 लाख फॉलोअर्स का। मीडिया के तंत्र पर ओवरऑल और गोंडा पोस्ट की इस उपलब्धि पर आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो इतना सुंदर स्टूडियो बनाने के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं जी। और गोंडा में निश्चित रूप से माइलस्टोन है ये पत्रकार जगत के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए। 100 के फॉलोअर्स भी आपके पूरे हुए जी। मैं आपको अभी तक बधाई नहीं दे पाया था, इसलिए आपको दोबारा बधाई देता हूँ। फ़ोन पे दी थी। और ऐसा स्टूडियो आपने बनाया, निश्चित रूप से यहाँ की जो भी प्रतिभाएं हैं या राजनीति से या प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, सबको आपके इस चैनल से मौका मिलेगा कि अब अपनी बात जो है वो जनता तक पहुँचाने का काम। ओके, डायरेक्ट राजनीति पे आते हैं सूरज। आप गोंडा में 2 बड़े नेताओं का नाम लिया जाता है, एक विभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह जी, दोनों की राजनीतिक द्वंद्व की भी चर्चाएं होती हैं। पंडित सिंह जी के उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी आप हैं, और पिछला चुनाव आपने लड़ा सदर विधानसभा में, काफ़ी क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव था और बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से लड़ा गया था, और जीत का मार्जिन या हार का मार्जिन आपके कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन हार तो हार है। उस हार के बाद सूरज सिंह ने क्या सीख ली कि भविष्य के चुनाव का या भविष्य की राजनीति का मैं अपना निर्धारण क्या करूं? ऐसा क्या सीखा आपने? देखिए, जो मार्जिन रहा वो सच में बहुत छोटा था। इनफैक्ट मैं बोलूं तो पूरे गोंडा में मेरे सभी जितने आदरणीय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे कम मार्जिन जो था वो गोंडा सदर का ही था। सीख लेने की जहाँ तक बात है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं चुनाव के वक्त ही लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति से वो मात का खेल है। निश्चित रूप से मुझे हार मिली, लेकिन मैंने उसको अपना हार नहीं माना। मैंने देखा कि मेरे वोट्स जो कम थे उसको मैं कैसे मेकओवर करूँगा, कैसे उसको टेक ओवर करूँगा, और मेरा जो आगे का लक्ष्य रहा है, मैंने सिर्फ अपनी हार का जो मार्जिन था बहुत कम, उससे 5 गुना मार्जिन लेकर मेहनत करना शुरू कर दिया उसी दिन से जिस दिन मेरी हार हुई। और निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिल रहा है। मेरे फादर के जो भी फॉलोअर थे, जो भी शुभचिंतक थे, उन सबको मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से काम देख रहा था अपने पिताजी का, जनता की सेवा में था। सेवा कई प्रकार की होती है, तमाम ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य की सेवाएं लेनी है, प्रशासनिक सेवाएं, तमाम लोगों का काम नहीं होता है। कोतवाली में फ़ोन करना, उससे ऊपर जो अधिकारी हैं प्रशासनिक पुलिस में उनको फ़ोन करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम साहब को फ़ोन करना, और भी जो हमारे अधिकारी हैं, तो उनका काम मेरे लिए अपना काम होता है। और मैं प्रयास करता हूँ, मंत्री जी थे तब भी और आज भी, पहले थोड़ा कम होता था, कि मैं गोंडा मुख्यालय पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ और लोगों के दुख सुख में शामिल हुआ करूँ। तो जो शामिल होने का हमारा सिलसिला है वो निरंतर जारी है, और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे पंक्ति में आखिरी व्यक्ति हो, उसको कोई अगर ज़रूरत है, वो ज़रूरत मैं पूरी कर सकता हूँ, तो उसकी ज़रूरत में उसके साथ खड़ा हूँ। ओके। लोगों के बारे में जैसे आपने कहा कि आप अधिकारियों से जिससे भी संबंधित मामले होते हैं, अपने लोगों की बात कहते हैं, करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ये जब आवाज़ उठाते हैं तो कैसा सपोर्ट, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, कैसा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्तमान दौर में आपको लगता है? निश्चित रूप से सपोर्ट तो मिलता है, अगर नहीं मिलता तो फिर लोग मेरे पास नहीं आते, उनका काम हो जाता है। मैं चाहे जिलाधिकारी महोदय हमारे जनपद की हैं, चाहे और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सत्ता से डरते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई खबर पहुंच जाएगी सत्ता के पास कि सूरज सिंह का काम कर दी है, या उनके साथ में कहीं फ़ोटो किसी, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे चाहने वाले हमारे भी हैं, बीजेपी के हैं। आज हम एक फंक्शन में थे, एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पर एक जनपद के विधायक भी थे, हम दोनों लोगों ने साथ ही में बैठा और साथ में बैठकर वहाँ फीता काटा।
तो ऐसे फ़ोटो से और तमाम ऐसी बातों से प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं कि क्या ऐसा ना हो कोई चुंगली कर दे, ऐसा कुछ कर दे। बाकी अधिकारी अगर सही काम है, और मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी सुनवाई होती है, और निश्चित रूप से सुनवाई होती है तभी मुझसे लोग प्रसन्न रहते हैं। पिछले चुनाव जब आप हारे तो वर्धमान सदर विधायक प्रतीक से कभी आपकी बातचीत या मुलाकात हुई उसके बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बातचीत होती है। एक बार एक नगर पालिका का ओथ सेरेमनी थी, उसमें मैं गया था, वहाँ पर वो भी थे। उसके अलावा कोई बात नहीं होती है, लेकिन बात अगर कोई करना चाहेगा तो मुझे कोई परहेज भी नहीं है। और गोंडा के विकास के लिए अगर दोनों लोग को एक साथ चलना होगा तो मुझे कोई परहेज नहीं है। किसी मुद्दे पर आप उन्हें फ़ोन करते हैं या वो आपको फ़ोन करते हैं? ऐसा मुद्दा अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं आया है। ओके। और आएगा अगर कोई गोंडा, मैंने फिर कहा, गोंडा के बच्चों के भविष्य के लिए या गोंडा के लोगों के लिए अगर कुछ भी काम ऐसा होगा जहाँ विपक्ष की भी ज़रूरत होगी, जी, माननीय विधायक जी को या प्रशासनिक अधिकारियों को, अगर हम लोग को सम्मानपूर्वक कहीं अगर बुलाया जाएगा तो मैं जाना उचित समझूंगा और जाऊंगा। और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी, जो भी सहयोग हो सकेगा, सारा करने के लिए मैं रेडी। कभी बृजभूषण शरण सिंह जी से बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो ऐसे कभी नहीं होती है, लेकिन हाँ कहीं रास्ते में मिल गए ओके। तो एक शिष्टाचार है, बड़े हैं तो नमस्ते कर लेना हुआ। और ऐसा कभी मौका आया नहीं। शादी विवाह में कहीं मिल गए तो नमस्ते हो जाता है। ओके। अभी हमने एक उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने तंत्र पर, प्रशासन तंत्र पर सवालिया निशान खड़ा किया और उनके हिसाब से विधायक की क्षमताएं निर्धारित कर दी गई हैं और उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट उनके कार्यों का जो वो करना चाहते हैं प्रशासनिक लेवल पर वो निष्पादन नहीं हो पाता, वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि डीएम या फिर प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों या जनप्रतिनिधियों के साथ होता है? देखिए, मैंने वो दौर भी देखा है अपने पिताजी का, जब 12 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पिता को ये कह रखा था कि कोई भी काम अगर आपको होता है, और सभी संबंधित अधिकारियों को भी, कि कोई भी काम अगर माननीय पंडित सिंह जी कहते हैं तो वो काम की सुनवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा के जो राजनीतिक ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी नेतागण हैं उनमें कुछ सामंजस्य नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। और माननीय सांसद जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात कही है, तो ये कमी भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के बीच में जो एक सामंजस्य होना चाहिए, वो सामंजस्य निश्चित रूप से गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। एक बड़ा सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव जी के बारे में कि गोंडा के बारे में, मतलब पूरे मंडल के बारे में उनकी सोच या उनकी स्थिति कुछ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कैसरगंज के टिकट की बात थी तो कैसरगंज का टिकट तब तक फाइनल नहीं हुआ जब तक कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया। और लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव, रेसलिंग फेडरेशन वाला जो विवाद हुआ, एक भी बार कोई कमेंट नहीं आया। आपको क्या लगता है अंदर कोई साठगांठ बृजभूषण शरण जी की अखिलेश यादव जी के परिवार से? देखिए, अगर बारी बारी से आप सवाल करें तो मैं बारी बारी से उत्तर दूंगा। जी। एक सवाल आपने कहा फेडरेशन के बारे में। जी। मुझे याद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी ने भी इस पर टिप्पणी करी थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में था और गंभीर आरोप थे, छोटे आरोप नहीं थे, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मुखर होकर कोई बात नहीं कही। आदरणीय डिम्पल यादव जी ने इस पर चर्चा करी और बात भी बोली थी। और जहाँ तक बात है सांसद और साठगांठ का किसी से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी साठगांठ है। टिकट देना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। कई मानक होते हैं टिकट देने के, कोई एक मानक नहीं है कि कुछ बुलाया और टिकट दे दिया तुरंत। टिकट देने के कई मानक थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सोचा था कि जब हम टिकट बीजेपी का आ जाएगा उसका जातिगत आधार पर टिकट देंगे, तो उन्होंने उसी आधार पर टिकट दिया। ठीक बात है कि हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाए, लेकिन फ्यूचर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर सोचेंगे और अच्छा टिकट किसी को, जिसको भी देंगे वो अच्छी लड़ाई लड़ेगा। उन प्रत्याशी का कहना था कि आपने उनका साथ नहीं दिया। हाँ जी, मैं ये कह सकता हूँ आज, चूँकि आपने सवाल कर लिया, भगत राम मिश्रा जी हम लोग के आदरणीय हैं और बहराइच से बिलोंग करते हैं। पयागपुर विधानसभा उनकी नेटिव प्लेस उनका है। और जब चुनाव हो रहा था उस बीच में उन्होंने कभी मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं उनके साथ में खड़ा हो सकूं। कभी उन्होंने पुकारा नहीं, कभी उन्होंने बुलाया नहीं। और मुझे जिम्मेदारी जो मिली थी वो गोंडा सदर विधानसभा की मेन जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, और मैं वहाँ से चूँकि कंटेस्टेंट रहा हूँ, मैं वहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी वहाँ ज़्यादा बनती थी। मैंने पूरी तरह से प्रयास किया और गोंडा विधानसभा में 2 लाख वोट मेरे चुनाव में पोल हुए थे,
उसमें से 90,000 वोट मुझे मिला था। और जब हमारी प्रत्याशी लोकसभा की थी श्रेया वर्मा जी, वो चुनाव लड़ी तो 1,80,000 वोट पोल हुआ था उनके चुनाव में। 1,80,000 में से 86,000 वोट उनको मिला था, 86,000 वोट। ओके। तो मैं समझता हूँ जितने वोट मुझे मिले उतने ही वोट श्रेया जी को भी मिले। मेरी जिम्मेदारी जो थी, मुझे जहाँ का जिम्मेदारी दिया गया था वहाँ पर मैंने अपना काम करा और काम करके बेस्ट रिजल्ट देने का काम किया। और रहा सवाल कैसरगंज का, तो मेरी विधानसभा भी होनी थी, ना मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कहा कि आप वहाँ जाइए, और ना ही मुझे भगत राम मिश्रा जी ने कहा। हालांकि मैं वहाँ से एक ब्लॉक में रहा। भगत राम मिश्रा जी ने कभी आपसे नहीं, कभी नेवर, कभी नहीं कहा उन्होंने, ना कभी मुझे बुलाया। हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई और बात रही होगी, क्यों नहीं बुलाया, ये मेरी बात उनसे हो चुकी है। मैंने जब उन्होंने कोई बयान दिया था जी, आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम टाउन हॉल में था, मुझे याद है, टाउन हॉल के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही कि सूरज सिंह जी बैठे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं इनको चुनाव में ढूंढता रहा, मुझे मिले नहीं। तो मैं उसके बाद उनसे मैंने बात करी कि ये एक तो मौका नहीं था, और अगर कोई बात थी पूरे चुनाव में, आपने मुझसे कभी पूछा नहीं कि हाँ भैया कहाँ हो, आज हम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ, या जो भी जिम्मेदारियाँ थी, तो मुझे कभी बुलाया नहीं। इसलिए मैं समय में, मुझे जिम्मेदारी गोंडा विधानसभा की दी गई थी, जो मेरी खुद की सीट है, तो मुझे वहाँ बेहतर करके देना था, इसलिए मैंने वहाँ पर मेहनत करी। जो भी बढ़िया बेहतर मैं कर सकता था मैंने किया। जितना रिजल्ट मैंने अपने लिए निकाला था उतना ही श्रेया जी के लिए निकालने का काम किया। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 2 साल है लगभग, और चुनावी बिगुल समझिए कि हो चुका है। इनफैक्ट लोग प्रधानी, ज़िला पंचायती जो चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले आते हैं उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और आप पिछला चुनाव हार गए थे, अगले चुनाव में क्या आपकी तैयारी है? क्या आप अगला विधानसभा चुनाव गोंडा सदर से लड़ना चाहेंगे? सबसे पहली बात। निश्चित रूप से मैं गोंडा सदर से ही लड़ना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। कभी चर्चा हुई अखिलेश जी से? अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि जिस पे चर्चा करी जाए, मैं जाके कहूँ कि मुझे ही लड़ाइएगा, ऐसा कभी माहौल नहीं आया जी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद शुरू से रहा। उनके एक पीढ़ी ऊपर आदरणीय मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी का हमारे परिवार के प्रति किस तरह से सहयोग रहा। हमारे पिताजी पर जब हमला हुआ, 20-21 गोलियां उनको लगी, किस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर चॉपर भेज के एयरलिफ्ट कराया और उसके बाद उनकी जान बचाने का काम किया। ये पीढ़ियों का संबंध है जी। तो आज निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी हैं और हमारे नेता हैं, और उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ एक शब्द में कि उतना दयालु नेता आज तक, काइंड हार्टेड कोई मैंने आज तक नेता देखा नहीं। कोई भी व्यक्ति, कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग प्रदेश कैसे जाते हैं जो फ़ायदा भी ले लेते हैं। अगर आंसू टपका दिया उनके सामने तो उनका दिल महासागर है। अच्छा। इतना बड़ा सागर है कि वो जो भी मदद करना चाहते हैं वो बिना कहे ही मदद कर देते हैं, चाहे रुपए पैसे की मदद हो या कोई किसी को फ़ोन करना हो, IG, DIG, SP, DM तक को फ़ोन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कर देते हैं। हमारे पार्टी के नेता हैं, जाके बताते हैं कि हम प्रताड़ित हैं, हमारी मदद नहीं हो रही है, सत्ता पक्ष के लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा है, तुरंत अपने PS से या किसी से या सेल्फ अगर नंबर है अपने फ़ोन से फ़ोन लगाकर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा नेता पाना बहुत सौभाग्य की बात है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हर एक कार्यकर्ता इस बात का गर्व करता है कि अखिलेश यादव मेरे नेता है। ओके। और बहुत सारे विपक्ष में ये देखा गया, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई, उत्तर प्रदेश में आई, बहुत सारे सपाहियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपके मन में कभी ये विचार आया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का? नहीं, कभी सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं अपने नेता से, अपनी पार्टी से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे विधानसभा में कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है, अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाता हूँ, और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, अगर आप बोले तो 5 मिनट देंगे, मैं फ़ोन से निकाल के बताऊँगा कि पिछले 2 साल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न सिर्फ गोंडा में, जबकि सारी विधानसभाओं में लगभग 50 लाख रुपए की व्यक्तिगत मदद करने का काम किया। किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी व्यक्ति, अभी ओम प्रकाश सिंह की हत्या हुई आपने देखा होगा। जी, आप गए थे, वो एक क्षत्रिय बिरादरी के व्यक्ति थे, उनको भी पैसा 5 लाख रुपए उनके परिवार की मदद करने का काम किया। बेलावा में, सूबेदारपुरवा में, बबनी कानूनगो में, जोगीवीर में 2-2 लाख रुपए, मैं नाम सहित गिना सकता हूं क्योंकि मेरी विधानसभा है। उसके अलावा अन्य विधानसभाओं में भी अगर किसी हमारे पार्टी के नेता ने उनसे ये जिक्र किया होगा कि हमारे जनपद में ऐसी घटना हो गई है जो बहुत ही दुखद घटना है, इसमें आपको मदद करनी चाहिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना शर्त, ये कोई सरकारी सिस्टम नहीं है कि आप आधार कार्ड लाओ, फिर लेखपाल रिपोर्ट लगाएंगे, फिर कानून को रिपोर्ट लगाएंगे, फिर आयुष्मान का पैसा पूरा हो चुका है नहीं मिल पाएगा, ये एक जगह से आपने इलाज कर लिया या सरकारी अस्पताल का एस्टीमेट आना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनको अपने नेता पर विश्वास है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके नेता ने कह दिया कि यह व्यक्ति परेशान है, इसकी मदद करनी है, तो बिना शर्त मदद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 लाख 5 लाख रुपए की सदैव मदद की है। 50 लाख रुपए का आंकड़ा होगा मुझे लगता है। ओके जी। गोंडा के अंदर? जी, गोंडा, सिर्फ गोंडा की बात कर रहे हैं।
और हाँ, मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि लोकसभा चुनाव, सॉरी, विधानसभा चुनाव हार गए थे, अब आप किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं कि वो जो पीछे जो कमी रह गई थी इस बार पूरी की जाए और अगले विधायक गोंडा सदर के सूरज सिंह बने? देखिए, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो क्षेत्र में पहुँचने के बाद लोगों का एक सवाल है, अरे भैया तू हारा नहीं रहो, तू है हराए दिन का। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की फीलिंग है, उसका सम्मान मुझे करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मेरी तैयारी जो आपने पूछी वो बूथ लेवल की है। ओके। बूथ स्तर पे हम किस तरह से अपने लोगों को 20-20 लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बोल रखा है कि 10-10 लोगों को बूथ पे रखिए। मैंने 20-20 लोगों की तैयारी कर रखी है। बूथ का एक अध्यक्ष बनाया है, एक सह अध्यक्ष बनाया है, बाकी सारे लोग उसमें सदस्य हैं। और प्रयास ये है कि हर मजरे पर, एक गाँव ग्राम सभा है, उसमें मान लिया 12 मजरे हैं, 12 मजरे पर, हर मजरे पर किस हिसाब से जातीय आंकड़ा है, उस व्यक्ति को हम अपने बूथ का एजेंट बनाए हैं और उसी व्यक्ति को बूथ का सदस्य बनाए हैं। बूथ लेवल पे लड़ाई है हमारी, बूथ से ही हम जीत कर आएंगे। और निश्चित रूप से एक जो नया जुड़ गया है पीडीए लोग, गलत फहमी लोगों को है। पीडीए में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पीडीए में पीड़ित व्यक्ति भी है, तो पीड़ित आज हर समाजवादी, चाहे वो सवर्ण बिरादरी का हो, चाहे वो पिछड़ी जात का हो, चाहे दलित से हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर वह व्यक्ति जो कि पीड़ित है इस सरकार में, चाहे सत्ता पक्ष द्वारा चाहे प्रशासन द्वारा, वो हर व्यक्ति इस पीडीए का हिस्सा है जिसको आज अपमान झेलना पड़ रहा है। तो इन सबको इकट्ठा करके बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारी योजनाएं, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार। आज आप देखिए भ्रष्टाचार का आलम क्या है। पहले मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार पहले भी था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी सरकार में नहीं रहा होगा, लेकिन जो काम 100, 200, 500 रुपये में हो जाता था, वो काम आज 5,000 रुपये फाइल देने पे भी नहीं हो रहा है। लोगों का पेट और मुंह दोनों बड़ा हो गया। इस पर लगाम लगाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, चाहे उसके कोई भी नेता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो। भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं। पूरे जनपद में कहीं ना कहीं लोगों के मन में भीतर में ये है कि मैं काम, चलो बाद में हमें फ़ोन करते हैं या आप फ़ोन कर दीजिए, आपके फ़ोन से काम है। निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी जिनको मैं फ़ोन करता हूँ, कोई पैसा नहीं लगता है, अगर जेन्युइन काम है तो हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके हैं, तराजू के दोनों पहलू हैं जी। अच्छे अधिकारी भी हैं प्रशासन में और बहुत ख़राब अधिकारी भी हैं, अधिकारी के साथ साथ कर्मचारी भी हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत तभी होगी जब कोई सत्ता पक्ष का नेता आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेता को यहीं रहना है। अधिकारी आएंगे जाएंगे, अधिकारी का कार्यकाल 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल हो सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको गोंडा रहना है। उनको ये निश्चित करना चाहिए कि किसी न किसी तरह जो जनता पे मार पड़ रही भ्रष्टाचार की वो ख़त्म हो। जो बेरोज़गारी फैली हुई, आज लड़के बीटेक किए हुए हैं, बी फार्म, डी फार्म कर रखा है, उन्होंने नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग कर रखा है। हमारे अपने इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे लोगों के पास यहाँ कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, सबके यहाँ से पढ़ने के बाद उनके पास बेरोजगार बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है। तो उनके लिए कुछ नई स्किल, जैसे हमारे फादर के टाइम पे यहाँ पर बजाज चीनी मिल का प्लांट लगाया गया, यहाँ पर दतौली चीनी मिल लगी, बहुत सारी क्षेत्र में काम हुआ। हम लोगों ने पॉलिटेक्निक बनवाया, पॉलिटेक्निक के साथ साथ जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार हुआ, 200 बेड का महिला अस्पताल में, 200 बेड का पुरुष अस्पताल में हम लोगों ने एक्सटेंशन कराया। उसके साथ साथ मेन रोड, जिस रोड पे लोगों का ये कहना था, हम बचपन में थे जब छोटे थे, लखनऊ से पढ़ाई करके लौटते थे, लोग कहते थे कि जो पार्टी ये रोड बनवा देगी लखनऊ से गोंडा तक, वो पार्टी अजर अमर हो जाएगी। अच्छा। उस पार्टी को इतना वोट मिलेगा कि कोई भूलेगा नहीं। ऐसी पार्टी ने जो है रोड बनवाई। आज 4 लेन आप देखिए, लखनऊ जाना हो आप 2 मिनट के लिए सोचते नहीं है, छोटी सी गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली, आप निकल गए, बस से निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ रोड्स के मामले में हम लोगों ने लैपटॉप दिया, बहुत सारे काम है, वो तो मैं 5 साल से लोग जानते हैं। तो ऐसे कामों को हमने किया। सुनिश्चित करना चाहिए सत्ता पक्ष के पहले तो लोगों को जनता के बीच रहना चाहिए। ये कमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। इस मामले में समाजवादी पार्टी सदैव ऊपर रहेगी कि जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों को उठाने का काम कौन करता है, समाजवादी पार्टी सदैव नंबर 1 पे रहेगी। तो भाजपा में कौन सब लोगों के बीच नहीं रहता? मैं किसी का व्यक्तिगत ना बुराई करने आया हूँ और ना मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक ये मैसेज है उन लोग के लिए, जनता के बीच रहना चाहिए, क्योंकि जनता से ही सब कुछ है। अभी 2-3 दिन पहले किसी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करता है लड़का, उसने मेरा एक वीडियो डाला। मैंने वो खुद वीडियो नहीं देखा था ना, कभी सोचा था ऐसा वीडियो बना होगा, उसने ढूंढ के लगाया। उसमें एक पुलिस के कुछ लोगों ने किसी लोगों पे हमला कर दिया था, उनके हाथ पे चोट लग गई थी। वो वीडियो पहले का है, अभी का नहीं है, वो 2021 का वीडियो है। तो वो वीडियो में हमने पुलिस वालों को भी, मैंने कभी उनको धमकाया नहीं जी। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरे साथ इतनी पब्लिक खड़ी है तो मैं आपको दबाऊंगा। लेकिन पुलिस के लोगों को मैंने समझाया कि आप लोग सेवा करने के लिए आए हो,
सेवा परमो धर्म आपके पुलिस की जो एक टैगलाइन है। उसके बाद आप अगर मारपीट करोगे, किसी पे चोट लग जाए किसी को, तो जनता में विश्वास आप खो दोगे। तो जनता को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये आपका एक तरीका है। बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को मैंने देखा कि बड़े बड़े मामले जो है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप डंडा बजा के उसको काम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत से और दिमाग से, विवेक से अपने सुलझाना चाहें तो उस मामले को सुलझा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सूरज सिंह कहीं शासन से डर के प्यार मोहब्बत से बोल रहे थे? नहीं, डरना तो कोई सवाल नहीं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जनहित के तमाम मुद्दे थे, उनको लेकर मुझे ज्ञापन देना था। जो जिलाधिकारी महोदया हैं यहाँ के, उनके पास जाना था, और मैंने सोचा कि मैं परसों ज्ञापन दूंगा। और कल मैंने अपने लोगों को सिर्फ फ़ोन पे बोला। 1000-1500 लोग, वीडियो आपने देखा होगा, गोंडा पोस्ट ने भी कवर किया था, हज़ारों लोग मेरे साथ आ गए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कहते हुए और सत्ता विरोधी जो भी वो काम हो रहे हैं उसके नारे लगाते हुए लोग, हज़ारों लोग जिला अधिकारी के कार्यालय पर जाकर हम लोगों ने घेराव किया। तो हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ करेंगे, अगर कोई गलत काम करे उसका विरोध करेंगे। पंडित सिंह जी अगर आज जीवित होते, पंडित सिंह ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे, राजनीतिक जीवन में चुनाव ज़ीरो से अर्श पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो, और चुनाव विधानसभा में पहुंचे, चुनाव हारे भी, फिर जीते भी, लोकसभा चुनाव भी जीते हारे, उतार चढ़ाव चलते रहे, कभी पीछे नहीं हटे, अगले चुनाव की निरंतर तैयारी करते रहे। पंडित सिंह जी आज अगर जीवित होते सूरज, तो उनकी तैयारी अगले विधानसभा चुनाव के लिए क्या होती? निश्चित रूप से उनका अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आज मुझे कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के चरणों की धूल भी नहीं हो सकता है। तो पंडित सिंह जी बनना तो बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए ही नहीं, वो एक मील का पत्थर जो उन्होंने स्थापित किया है वहाँ तक पहुँचना। क्योंकि मैंने देखा बचपन में, जब मैं छोटा था, तो लोग कहते थे कि एक जो सामन शाही यहाँ पर चलती थी कि लोग जाते थे, एक दरवाजे पर बैठ जाते थे किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ, और वहीं से ऐलान हो जाता था, ऐलानिया कि फलाने को वोट देना है। तो मंत्री जी ने, पंडित सिंह जी ने ऐसा काम किया कि उन्होंने जो सत्ता थी या जो राजनीति थी उसको दरवाजे तक पहुंचाया। हर दरवाजे पर कैसे व्यक्ति विशेष से मिलना है, उससे आग्रह करना है, अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, वो जो तरीका पंडित सिंह जी ने दिखाया, वो रास्ता किसी और ने नहीं दिखाया। आज निश्चित रूप से जनता का सम्मान हुआ है। जो जनता, मैं आज बेचारी जनता उस समय की कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, बेचारी जनता एक आदेश पे चालू हो जाती थी कि जाओ लाइन लगा के वोट दे दो, आज विवेक से वोट देती है। उसको ये देखना होता है कि कौन सा नेता ऐसा है जो मेरे लिए तत्पर है, मेरे लिए 24 घंटे नहीं तो 20 घंटे तो हाजिर ही है, 4 घंटे 8 घंटे तो लोग सोते हैं, घर परिवार में रहते हैं। तो मेरे फ़ोन पे कौन हाजिर है, मेरे फ़ोन पे कौन मेरे दरवाजे तक आता है, मेरे दुख सुख में कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एक सिस्टम तरीका मंत्री जी ने बनाया था, वो लोगों के लिए एक नज़ीर साबित हुआ है, और कई सारे नेताओं ने उस तरीके को अपने अंदर उतारने का काम किया। आज दरवाजे पर हर नेता पहुंचता है, मैं सबकी तारीफ करना चाहता हूं। और राजनीति आज की डेट में सबसे टफ प्रोफेशन हो गया है, इससे ज़्यादा कठिन कार्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत है जी। आपसे इतनी अपेक्षा रहेगी। आप समझिए कि कोविड का मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि कोविड का दौर था, मेरे पिताजी उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी, और मैं भी ऑन बेड ही था, और मैं जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया था, और मजबूरी थी, एक बहुत ख़ास व्यक्ति के यहाँ प्रोग्राम था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने मास्क ले रखा था। गांव के लोग इकट्ठा थे, मुझे देख रहे थे, क्योंकि मंत्री जी भी नहीं थे, तो एक उनका निश्चित रूप से मेरे प्रति संवेदना रही होगी। तो उसमें से एक व्यक्ति ने या 2 व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अरे ये सब निकालो भैया, ये क्या लगाया हो, ये क्या सबका, कौन मंत्री जी होते तो एक को मास्क वास्क ना लगाए होते। तो मैं बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि ऐसे लोग, मतलब जबकि मैं इतना बड़ा दुख झेल के आ रहा हूँ, मैं खुद, मेरा जो सीटी था उसका लेवल जो था वो एकदम लास्ट पे था, 25 स्कोर में 23 तक था, और इतना होने के बाद मैं आज आया हूँ, पब्लिक मुझे घेर रखी है। तो लोगों के एक्सप्रेशन का आपको पता नहीं कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग। तो ये जनता है, जनता जनार्दन होती है, और जनता की जो भी मांग है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। किस तरह से सत्ता पक्ष में रहकर, मेरे पिता ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में होते हैं तो नई नई स्कीमें लाते हैं, नई नई सेवाओं के लिए आते हैं, उसके बाद जनता की सेवा करते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं, सत्ता पक्ष में नहीं होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो रोड पे, सड़क पर उतरकर जनता की मांग को लेकर और अपनी दबाव बनाकर राजनीति करते हैं। तो मैंने भी आज, मेरे पास, मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष की जिम्मेदारी मुझे जिस तरह से निभानी चाहिए मैं निभाता हूँ। जनता के अच्छे कामों के लिए किसी भी अधिकारी, चाहे डीएम से हो, चाहे एसपी से हो, चाहे और भी अन्य अधिकारी हैं, सबसे बात करनी होती है। तमाम सारे ऐसे लोकल पुलिस स्टेशन पे कभी कभी जाती होने लगती है, चौकी इंचार्ज हैं, सिपाही हैं, या वहाँ के इंस्पेक्टर हैं,
या वहाँ पर एसओ हैं, वो लोग कभी कभी गलत उनको फीडिंग रहती है तो गलत निर्णय लेते हैं, उसको बात को हम कप्तान तक पहुँचाते हैं। डीएम साहब को कोई अगर विकास की बात होती है तो वो भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे मंत्री जी की वजह से और अपने व्यवहार की वजह से मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात सुनवाई होती है जनपद में। सूरज, इन दिनों एक वक्फ बोर्ड एक अच्छा हॉट राजनीतिक टॉपिक बना हुआ है। वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, इसके बाद बीजेपी का कहना है कि जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो अमीर मुस्लिम हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रखा था, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रखा था, उनकी हानि होगी, इसीलिए ये बिल लाया गया है। विपक्ष उल्टे आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि ये मुस्लिमों को परेशान करने के लिए बिल लाया गया है। आपकी क्या राय है? वक्फ पे बोलना, मैं समझता हूँ कि वक्फ पे समझना और लोगों की बातों को इसके दो पहलू, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। लेकिन बीजेपी वक्फ संशोधन बिल इसलिए लेके आई क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि मुस्लिम के खिलाफ अगर हम रहेंगे तो इसका निश्चित रूप से राजनीतिक फ़ायदा होगा। तो बीजेपी कोई मुस्लिम का बहुत ज़्यादा हित नहीं चाहती है, और मुस्लिम समाज के लोगों ने निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो कहीं गलत नहीं है। बहुत सारे बड़े नाम हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो रिसेंट नाम हम जोड़ सकते हैं, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उससे पहले हमारे जनपद में वीर अब्दुल हमीद की जयंती भी हम लोग मनाते हैं, अशफाकुल्ला खां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेगम हजरत महल का नाम आता है स्वतंत्रता संग्राम में। तो ऐसे मुसलमानों को हम अगर देखें तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के लिए धरोहर है। उन्होंने भी देश को, हम लोग के सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी नेता थे या जो भी क्रांतिकारी लोग थे, मंगल पांडे से लेकर वीर चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, या हमारे बाद के लोग जो देश आज़ादी के समय थे, चाहे नेहरू जी हों, गांधी जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, उन सब के समकक्ष इन लोग को रखा जा सकता है। और बीजेपी का एक सेट एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि कैसे पब्लिक में एक मैसेज दें कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं, इसीलिए वक्त पे इस तरह की बातें हो रही हैं। अब एक अंतिम सवाल सूरज, गोंडा में बहुत सारे भाजपा सरकार के क्लेम है कि विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, विद्युतीकरण हो गया। सपा सरकार में उनका कहना है कि जैसी विद्युत व्यवस्था खराब हुआ करती थी अब नहीं है, लाइट बेहतरीन आती है। और आपको क्या लगता है कि गोंडा में क्या विकास की धारा सचमुच ऐसी बह रही है, या कार्यों की कमी है, या भविष्य में और कार्य होने चाहिए? विकास में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन 3 सालों में, उससे पहले 5 साल जो बीते 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर विकास में अगर नंबर देंगे आउट ऑफ 10 में आप, तो जो स्पीड से काम समाजवादी पार्टी में हो रहा है, मैं समाजवादी पार्टी को 10 में 10 दूंगा और बीजेपी को 7 दूंगा गोंडा के लिए। क्योंकि जितने बड़े काम थे, आप रोड्स की बात ले लीजिए, आप चाहे पुल निर्माण की बात कर लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में काम करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि किस तरह से एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। मान लिया सपोज करिए कि वो डॉक्टर दीपक सिंह के पास आया और उसको वायरल था। वायरल के लिए वो 4 दिन का इलाज दीपक सिंह से कराया, चौथे दिन तक उसका बुखार नहीं खत्म हुआ, 5वें दिन तक वो सूरज सिंह या आपके दूसरे किसी डॉक्टर के पास गया, 5वें दिन उसकी एक गोली लेने के बाद उसका बुखार चला गया, तो उसको ये लगता है कि मेरा इलाज जो है इस डॉक्टर ने अच्छा किया, ये बेहतरीन डॉक्टर है। तो समाजवादी पार्टी ने जो काम करके दिखाए थे, पाइपलाइन में बहुत सारे काम थे, जो जैसे आप जरवल से लेके गोंडा तक का 4 लेन का रोड ले लीजिए, पूरा 4 लेन का रोड कंप्लीट था, शहर के कुछ पैचेस बचे हुए थे। बीजेपी के सरकार आने के बाद पैसा अलॉटमेंट, बजट अलॉटमेंट सब कुछ हमारी सरकार ने किया था, थोड़ा काम किया, और बहुत सारे नादान नेता भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद ये कहने लगे कि ये काम भी समाजवादी पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। 2 हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हुई, इत्तेफाक से मेरा घर हॉस्पिटल के जस्ट पीछे। मैं सुबह जब सो के उठता हूँ और सूरज को प्रणाम करने जाता हूँ, सूर्यदेव को, तो मैं देखता हूँ एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है, वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। 56 बड़े पुल, वो पुल का निर्माण सबसे ज़्यादा तरबगंज विधानसभा में हुआ। 56 बड़े पुल देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे जनपद में 55 हज़ार महिलाओं को और वृद्ध पुरुषों को समाजवादी पेंशन देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। हमारे जनपद में 18,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे पिताजी कृषि विभाग के मंत्री थे, कृषि जंक्शन जो एग्री जंक्शन था, कम से कम हमारे जनपद के 1300 युवाओं ने एग्री जंक्शन की दुकान खोलकर और लोगों में अपना ये सर्व करने का काम किया, तमाम कृषि यंत्र बनते थे। तो मैं समझता हूँ, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे पेंशन का काम हो, एम्बुलेंस, हमें याद है कि यही अदम गोंडवी मैदान था और उस
मैदान से एम्बुलेंस में हरी झंडी दिखाकर मेरे पिताजी ने उसको रवाना करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की 102, 108 एम्बुलेंस था। बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था पहले गांव में कि लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी। गाड़ियों के लिए रात में किसी को इमरजेंसी आती थी तो गांव के बड़े लोगों के पास वो जाते थे कि भैया अपनी गाड़ी दीजिए, हमको अपने परिवार के लोगों को अस्पताल ले जाना है। किसी तरह से गाड़ी मिलती थी। आज आप एक फ़ोन पर 108 मिलाइए, आपके घर पे एम्बुलेंस खड़ी, 102 नंबर मिला है, एम्बुलेंस खड़ी। पुलिसिंग की जो व्यवस्था, आज जितनी पुलिस के लोग जो है अच्छी इनोवा में, बोलेरो में घूम रहे हैं, याद करिए वो समय 2012 से पहले की टूटी हुई जीप हुआ करती थी। पुलिसिंग सुपर एसी गाड़ी चलाकर इनोवा जैसी कंफर्टेबल गाड़ी में, क्योंकि अखिलेश यादव जी सोचते थे कि अगर पुलिस को आराम नहीं देंगे तो काम कैसे करेगी। उन्होंने अच्छी गाड़ियाँ दी, उन्होंने अच्छा एम्बुलेंस दिया, उन्होंने, मुझे याद है 13,000 साइकिल बांटी थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया था उसका। समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय पंडित सिंह जी ने बांटने का काम, उस टाइम यहाँ के डीएम मिस्टर आशुतोष निरंजन जी थे। मुझे याद है कि 13,000 साइकिल एक दिन में बांट कर जो है गोंडा ने कीर्तिमान स्थापित किया था। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। हाँ, ये है कि इस बात में मैं अपनी कमी मानता हूँ, मेरी पार्टी में हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते जी। मार्केटिंग में हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं। हम लोग सतह पर काम करना जानते हैं। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से अगले चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उस चुनाव की तैयारी में इस बार हम लोगों ने मार्केटिंग भी जोड़ दी है। और एक चक्रव्यूह जो बनाया गया, मैं एक इंसिडेंट आपको जोड़ना चाहूँगा कि मेरे चुनाव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आखिरी दिनों में एक रोड शो का परमिशन लिया गया। वो परमिशन हमको भी मिला और बीजेपी को मिला। उनका परमिशन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक था, मेरा 2 से 5 तक था। 3 घंटे का मौका मिला। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग, बहुत सारे लोग आए, उसमें क्या टिप्पणी करना, वो लोग आए, उन लोग के बाइकें और लोग दिख रहे थे जो पूरे जनपद से थे। दूसरी तरफ मुझे परमिशन कैंसिल थी, इसलिए मुझे कम समय मिला। 3 घंटे में हजारों लोग पूरे गोंडा शहर को जाम करने का काम किया। उसमें कहीं वीडियो, कहीं का ऑडियो, कहीं का उठाकर और एक मुल्क का जो है जिंदाबाद नारा लगाकर और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई कि इनके पार्टी के लोगों ने वो जिंदाबाद का नारा लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उसका किसी लोकल न्यूज़ चैनल ने जो है उसका खंडन भी किया था और दोनों वीडियो और ऑडियो दिखाने का काम किया था। तो ऐसे जो चक्रव्यूह बनाया, मैं चक्रव्यूह में शायद उस समय नहीं भेज सका उसको, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो सूरज सिंह जी ने इस वीडियो में कही, अपने पुराने अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जो सपा सरकार के दौरान गोंडा जनपद में हुए, विभिन्न सड़कों, विभिन्न मार्गों की बात करी, विभिन्न मेडिकल के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, पुलिसिंग के क्षेत्र में अचीवमेंट्स की बात करी, और भविष्य में सूरज सिंह की क्या रणनीति होगी वो भी विस्तार से उन्होंने बताया। सूरज सिंह के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, जो भविष्य में चुनाव होने हैं उसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए। और चुनाव की गर्मियां, जैसे आप सरगर्मियां देख रहे हैं, तेज़ हो चुकी हैं। इसी तरीके से भविष्य में भी हम गोंडा की राजनीति से संबंधित आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए गोंडा पोस्ट।